चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां विचारों को पत्थरों में उकेरा जाता था। आज हम सांची के महान स्तूप की कहानी के जरिए उसी दुनिया में झांकने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक पूरे युग की आत्मा का प्रतिबिंब है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। इतिहास में हमने देखा है कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य और उनके शानदार स्मारक वक्त की धूल में खो गए। तो फिर सांची का स्तूप इस विनाश से बचा कैसे? आज भी हमारे सामने ये इतनी शान से कैसे खड़ा है? सच कहूं तो इसके बचने की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आखिर क्या था सांची के बचने का राज? इसका जवाब ना किस्मत और कुछ बहुत ही समझदारी भरे फैसलों के एक अनोखे मेल में छिपा है। आइए इस सर्वाइवर की कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। सांची की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले अमरावती के स्तूप की दुखद कहानी जाननी होगी। जरा सोचिए, जो कभी भारत के सबसे शानदार स्तूप में से एक था, आज वो सिर्फ एक मामूली सा टीला बनकर रह गया है। इसकी बेशकीमती कलाकृतियां या तो लूट ली गईं या फिर दुनिया भर के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही हैं। लेकिन सांची की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 19वीं सदी में भारत के ऐतिहासिक खजानों के लिए एक होड़ सी मची हुई थी, खासकर यूरोपीय लोगों के बीच। भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम ने इस माहौल को अच्छी तरह भांप लिया था। उनका ये कहना उस दौर की पूरी सच्चाई बयान कर देता है, जब हमारी कई धरोहर अपने घर से बहुत दूर जा रही थीं। तो सवाल वही है, सांची आखिर बचा कैसे? जवाब है भोपाल की बेगमों की दूरदर्शिता। उन्होंने न सिर्फ इसकी देखभाल के लिए पैसा दिया, बल्कि जब फ्रांसीसी और अंग्रेज इसके शानदार तोरणों को अपने देश ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने एक कमाल का हल निकाला। उन्होंने कहा, आप असली तोरणों की जगह प्लास्टर से बनी हूबहू नकलें ले जाइए। बस इस एक फैसले ने इतिहास बदल दिया और सांची को बचा लिया। अब देखिए, सांची सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा तो है नहीं, ये उन विचारों का प्रतीक है जो उस दौर में पनप रहे थे। तो चलिए अब हम सांची की दीवारों से बाहर निकलकर उस बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति को समझते हैं जिसने इसे जन्म दिया। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, पूरी दुनिया में एक असाधारण हलचल का समय था वो। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि बुद्ध और महावीर उस दौर में अकेले नहीं थे। अगर हम दुनिया पर नजर डालें तो लगभग उसी समय ईरान में ज़रथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस और ग्रीस में सुकरात जैसे महान विचारक मानवता के बड़े बड़े सवालों से जूझ रहे थे। ये एक तरह की वैश्विक बौद्धिक जागृति थी। भारत में भी ये एक बड़े वैचारिक मंथन का दौर था। एक तरफ थी सदियों से चली आ रही वैदिक परंपरा, जो देवताओं को खुश करने के लिए बड़े बड़े यज्ञों पर जोर देती थी, और दूसरी तरफ एक नई सोच जन्म ले रही थी। उपनिषदों के विचारक अब बाहरी कर्मकांडों से हटकर गहरे सवाल पूछ रहे थे। जीवन का असली मतलब क्या है? क्या मौत के बाद भी कुछ है? इस नई सोच की गहराई का अंदाजा आप छांदोग्य उपनिषद की बस इस एक लाइन से लगा सकते हैं। मेरे हृदय के भीतर ये मेरा स्व पृथ्वी से बड़ा है, स्वर्ग से बड़ा है, इन लोकों से बड़ा है। देखिए कैसे पूरा फोकस बाहरी यज्ञों से हटकर स्व यानी अपनी आंतरिक चेतना की खोज पर आ गया था। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। और इसी वैचारिक उथल-पुथल के बीच एक राजकुमार का उदय हुआ, जिनके विचारों ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें आज हम सब बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनकी यात्रा एक ऐसे राजकुमार के रूप में शुरू हुई जिसे दुनिया के दुखों से दूर महल की दीवारों के अंदर रखा गया था। लेकिन फिर एक दिन जब उन्होंने पहली बार महल के बाहर की असलियत देखी, एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक शव, तो वो अंदर तक हिल गए। उन्हें एहसास हुआ कि दुख ही जीवन का सबसे बड़ा सच है, और बस इसी सच की खोज में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। तो उनकी शिक्षाओं का आखिर लक्ष्य क्या था? वो था निब्बान को पाना। इसका शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, यानी अहंकार और इच्छा की उस आग को बुझाना जो हमारे सारे दुखों की जड़ है। और यही उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ है। सोचिए, उस दौर में जहां सब कुछ किसी बाहरी शक्ति या देवता पर निर्भर था, बुद्ध ने कहा, तुम सब स्वयं अपने दीपक बनो, क्योंकि तुम सभी को अपनी मुक्ति स्वयं ही प्राप्त करनी है, किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करने का यह संदेश उस समय के लिए वाकई में क्रांतिकारी था। पर एक सवाल उठता है, इन गहरे दार्शनिक विचारों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? उन्हें एक ऐसा रूप कैसे दिया जाए जो सदियों तक टिका रहे? बस इसी जरूरत से जन्म हुआ स्तूप का,
जो बौद्ध दर्शन का सबसे ठोस और स्थायी प्रतीक बना। तो स्तूप है क्या? बेसिकली ये एक पवित्र टीला है जिसके अंदर बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। धीरे धीरे ये खुद बुद्ध का और उनके धम्म यानी उनकी शिक्षाओं का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। सांची के स्तूप की बनावट में कुछ भी यूं ही नहीं है। इसका हर हिस्सा कुछ कहता है। इसका ये जो अर्धगोलाकार हिस्सा है जिसे अंड कहते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसके ऊपर ये हर्मिका देवताओं का निवास मानी गई है और सबसे ऊपर लगी छतरी बुद्ध की शिक्षाओं को सम्मान देने का प्रतीक है। मतलब हर एक पत्थर का एक गहरा अर्थ है। चलिए अब वापस सांची के सबसे शानदार हिस्सों में से एक पर आते हैं, इसके नक्काशीदार तोरण या गेटवेज। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये पत्थर में लिखी हुई कहानियां हैं, एक तरह की स्टोन स्टोरी बुक। लेकिन इन कहानियों को पढ़ने में एक पेच है। मजेदार बात यह है कि सांची के शुरुआती कलाकारों ने बुद्ध को कभी इंसान के रूप में दिखाया ही नहीं। इसके बजाय उन्होंने उनकी मौजूदगी को दर्शाने के लिए कुछ खास प्रतीकों का इस्तेमाल किया, एक तरह की विजुअल भाषा बनाई। तो चलिए इस विजुअल भाषा की एबीसी सीखते हैं। जब भी आप एक खाली सिंहासन देखें तो समझ जाइए कि ये बोध गया में बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। ये चक्र उनके पहले उपदेश की याद दिलाता है और स्तूप खुद उनके महापरिनिब्बान यानी अंतिम मुक्ति का प्रतीक है। और यही सांची की सबसे खूबसूरत बात है कि ये सिर्फ बौद्ध कला तक ही सीमित नहीं है। यहाँ हमें शालभंजिका जैसी मूर्तियां भी दिखती हैं, जो एक बहुत पुराना लोक प्रतीक है। साथ ही सौभाग्य की देवी गजलक्ष्मी भी हैं। ये दिखाता है कि बौद्ध धर्म कितना उदार था। उसने स्थानीय मान्यताओं को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने में शामिल कर लिया। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सांची बौद्ध धर्म के इतिहास का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत ही अहम पड़ाव था। समय के साथ ये विचारधारा भी विकसित हुई और इसमें नए नए मोड़ आए। बौद्ध धर्म के अंदर एक बड़ा वैचारिक बदलाव आया। जहां पुरानी थेरेवाद परंपरा हर इंसान को खुद के प्रयास से निब्बान पाने पर जोर देती थी, वहीं एक नई सोच महायान का उदय हुआ। इसमें एक उद्धारकर्ता का विचार सामने आया। लोग बोधिसत्वों की पूजा करने लगे। ये वो महान आत्माएं हैं जो दूसरों की मदद के लिए अपना निब्बान भी टाल देते हैं। और ये सब हमें एक अंतिम बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सांची जैसी जगहों पर कला का हर टुकड़ा हमें साफ साफ समझ नहीं आता। इतिहासकार आज भी कई नक्काशियों के असली मतलब पर बहस करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अतीत को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है, जिसके कुछ टुकड़े शायद हमेशा के लिए खो चुके हैं। तो सवाल यह है कि हम अतीत का कितना हिस्सा सच में देख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सांची के पत्थरों की तरह ही स्थायी है।